स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर, वहां पर किस तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है और ट्रेड के मौके किन किन स्टॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज बाजार में नए शिखर बने, लेकिन उसके बाद एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि निचले स्तर से संभलने की कोशिश भी कर रहा है बाजार। एक रिकवरी आई और अब देखिए काफी दायरे में निफ्टी कारोबार कर रहा है। 24,150 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा वीकनेस है और करीब 400 अंकों की वीकनेस है बैंक निफ्टी में। दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो निफ्टी तो रेंज में है, लेकिन निफ्टी के से कंपेयर करें तो निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी इस वक्त ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। चढ़ने और गिरने वाले शेयरों की भी बात करेंगे तो थोड़ा सेक्टर चर्निंग आज देखने को मिल रही है। आज रुझान नज़र आ रहा है आईटी स्टॉक्स में। विप्रो, एल&टी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं मजबूती के साथ। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो ऑटो, फाइनेंशियल और बैंकिंग स्पेस में कमजोरी है। कोटक महिंद्रा बैंक अब 3% नीचे आ चुका है, जो कि निफ्टी पर दबाव बना रहा है। श्रीराम फाइनेंस में 3% की तेजी है, गिरावट है। टाटा मोटर्स 2% नीचे। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, एचडीएफसी लाइफ, ये सभी फाइनेंशियल स्पेस आप देखेंगे तो वहां पर वीकनेस नजर आ रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी और ज्यादा टूट चुका है। हालांकि एचडीएफसी बैंक हरे निशान में है, करीब 1.5% ऊपर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। लेकिन बाकी जो दूसरे अन्य हैवी वेटेज काउंटर्स हैं बैंक निफ्टी के, वहां पर इस वक्त कमजोरी देखने को मिल रही है और दिन के निचले स्तर पर सभी बैंक इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स को देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि निफ्टी को गिरने नहीं दे रहे हैं। तो निफ्टी को संभालने का काम आज आईटी स्टॉक्स की तरफ से हो रहा है। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर भी थोड़ी वीकनेस बढ़ी है और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मार्केट ब्रेड तो अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन गिरने वाले शेयरों की तादाद अब बढ़ी है, जिस वजह से हम देख रहे हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। वायदा बाजार पर नजर डालिए, एडवांसेस अब केवल 55 रह गए और उसके सामने 120 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ी वीकनेस है। तो आज हम देख रहे हैं कि कुछ आईटी पैक की और चुनिंदा कुछ और सेक्टर्स हैं जो कि बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल मार्केट में थोड़ी वीकनेस इस वक्त नजर आ रही है। चलिए, ये तो बात हुई ब्रॉडर मार्केट की। मिड कैप और स्मॉल कैप पर नजर डालें तो सबसे पहले अब आपको 3 विंडो के जरिए दिखाते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज एक्शन है। इसमें डीसीएक्स सिस्टम देखिए, बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, जिसके चलते स्टॉक में तेजी है। एल&टी से 1250 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वेस्टर्न स्पेशलिटी, यहाँ पर भी अच्छी तेजी, नए ऑर्डर से शेयर में उछाल। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को एनटीपीसी से ऑर्डर मिला है। और इसके अलावा अनंतराज, यहाँ पर भी तेजी, ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट आई है। डीएम कैपिटल ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया और लक्ष्य 620 रुपये देख रहे हैं स्टॉक पर। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्टॉक्स में खबरों के चलते आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मेहमान को शामिल करने का समय है। हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं manasjaiswal.com से, और सबसे पहले उनसे ले लेते हैं अगले 3 घंटे की ट्रेड। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। तो बाजार पर नजर डालें तो आज थोड़ी सी सेक्टर चर्निंग हम देख रहे हैं। आईटी स्टॉक्स काफी अच्छा चल रहे हैं, निफ्टी को संभाल भी रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में, बैंकिंग शेयरों में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही और बैंक निफ्टी तो अब 400 अंक से ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है। तो ओवरऑल मार्केट पर अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या कुछ स्पेसिफिक स्टॉक, स्पेसिफिक सेक्टर पर ही अभी फोकस करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहे, या फिर इंडेक्स में रणनीति बना सकते हैं बाय ऑन डिप्स की? गुड आफ्टरनून पूजा जी। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जो ट्रेंड है मार्केट का वो काफी बुलिश बना हुआ है। हालांकि हाई लेवल पे आज छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन मेरा समझना है कि जो मार्केट का अंडरटोन है वो बुलिश है और स्पेशली जब तक 23,950 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। एक पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो मेरे ख्याल से तो करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 24,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए, कम से कम 24,350 और उसके ऊपर 24,450 के टारगेट के लिए। अगर हम जो ब्रेकआउट हमने अभी 3 या 4 दिन पहले देखा, उसके हिसाब से अगर टारगेट सेट करने हो तो 24,750 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं।
तो आई थिंक अंडरटोन बुलिश बना हुआ है और हर गिरावट खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। ठीक है, तो ये है नज़रिया निफ्टी पर 24,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ तेज़ी के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। बाय ऑन रिस्क की रणनीति अपनाइए, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। ऊपर की तरफ एक तेज़ी आ सकती है, लेकिन ये पोजिशनल टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं। पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉसेस लगाएं और ऊपर की तरफ तेज़ी आ सकती है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अभी कंसोलिडेशन इस वक्त मार्केट में ज़्यादा हावी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानस जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए अपनी तरफ से। जी, तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक जाए तो मेरे ख्याल से आईटी स्पेस सबसे बेहतर लग रहा है इस टाइम पे, और एचसीएल टेक जहां पर एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1474 के स्टॉप लॉस से एचसीएल टेक में खरीदारी करनी चाहिए। 1520 1520 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। दूसरा स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज का है। देखिए यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक अब ये 3450 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी खरीदारी करके चलनी है। 3259 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज 3450 के टारगेट के लिए आज हम देख रहे हैं कि गोदरेज ग्रुप के शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज सभी ऊपर हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% ऊपर है, तो यहाँ पर आप तेज़ी करके चल सकते हैं 3450 के टारगेट के लिए। और इसके अलावा एचसीएल टेक भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी तेज़ी करने की सलाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। और इस वक्त मिड कैप स्पेस में हलचल कहाँ है, खबरों के दम पर कहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है, बताने के लिए जिनेह नागर हमारे साथ मौजूद हैं। जिन्हें बताइए। जी, तो पहला स्टॉक रहेगा टीडी पावर सिस्टम्स। ये जो कंपनी है खबर पर अच्छा खासा ट्रेड कर रही है। कंपनी को जो एक बड़े यूएस ओईएम से ऑर्डर मिला है गैस टर्बाइन जनरेटर्स का, और ये ऑर्डर जो है 9.3 मिलियन यूएस डॉलर्स का है। दूसरा स्टॉक जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए वो है एसईपीसी। कंपनी ने जो है 75% एक्विजिशन कंप्लीट किया है एलुमॉइड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम्स में। इसके कारण ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा तेज़ी दिखा रही है। इसके अलावा अगर हम थीम की बात करेंगे तो पेपर स्टॉक्स में आज हमें काफ़ी तेज़ी देखने मिल रही है। जेके पेपर्स हो गया, आंध्रा पेपर्स हो गया, वेस्ट कोस्ट पेपर हो गया, तो सभी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और इसके पीछे का जो मेन कारण है वो है प्राइस इंक्रीज जो पेपर बोर्ड में हुआ है। करीब करीब 2500 से 5000 पर टन का हमें प्राइस इंक्रीज पेपर स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें मिड कैप गेनर्स की तो उसमें रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़, दीपक नाइट्राइट, एस्ट्रल, एसीसी और ऑयल। और वहीं अगर हम बात करें मिड कैप लूजर्स की तो उसमें रहेगा मैक्स हेल्थ केयर, पॉलिसी बाजार, बीएसई, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एनएमडीसी। ठीक है, तो ये हैं मिड कैप में चढ़ने और गिरने वाले स्टॉक्स और खबरों के चलते एक्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी हमने आपको बताया। जिन्हें बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक भी चर्चा कर लेते हैं और शुरुआत में जो स्टॉक्स हमने हाईलाइट किए थे उसमें एक बार बात करते हैं वेल्सपन स्पेशलिटी की। नए ऑर्डर मिले हैं कंपनी को थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए। एनटीपीसी से ये ऑर्डर मिला, जिसके चलते इस वक्त काफ़ी अच्छी तेज़ी वेल्सपन स्पेशलिटी के स्टॉक में देखने को मिल रही है। इस वक्त देखिए 6% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप काउंटर है और ऑर्डर मिलने की खबर से आज हम स्टॉक में तेज़ी देख रहे हैं। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 5% स्टॉक ऊपर है। वेल्सपन स्पेशलिटी, मानस जी ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? स्मॉल कैप काउंटर है और आज खबर के चलते ये एक्शन आज दिखाई दे रहा है, बट जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है उन्हें निकल जाना चाहिए इस तेज़ी में या फिर बने रहे स्टॉक में? माफ करिएगा, मैं स्टॉक के चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ पूजा जी। ओके, चलिए ठीक है। थोड़ा स्मॉल कैप काउंटर है, इस वजह से कवरेज में नहीं है, बट खबर पॉजिटिव है यहाँ पर। और एलएनटी की तरफ से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, जिसके चलते ये स्टॉक आज फोकस में है, जिसको कि अभी हम हाईलाइट भी कर रहे थे। मानस, डीसीएक्स सिस्टम, इस पर सलाह दीजिए। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका, क्योंकि 12% ऊपर आ चुका है। पॉजिटिव खबर भी आई है इधर। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और 1150 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर मिला है। 1250 करोड़ का ऑर्डर मिला है एलएनटी की तरफ से कंपनी को। तो डीसीएक्स सिस्टम के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं और तेजी के लिए और तेजी दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अभी और तेजी हो सकती है, क्योंकि स्टॉक ने, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ मंथ पहले करेक्शन दिखाया था, लेकिन ये 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। और अब क्योंकि एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है 400 रुपए के ऊपर, जो टारगेट होंगे वो करीब 475 और 525 की रेंज में होंगे।
तो करंट लेवल से भी 100 रुपए का आपको अप मूव देखने को मिल सकता है। तो कोई छोटी मोटी गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको 380 रुपए के नीचे लगाना है। ठीक है, तो ये है सलाह DCX सिस्टम्स पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, हमारे ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल जी मौजूद हैं इस वक्त। रत्नेश जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों, नमस्कार। बाजार में हालांकि जरूर थोड़ा सा इंडेक्स वाइज प्रेशर देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम रह सकता है। इसमें जो सपोर्ट मिलता है वो दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है HDFC बैंक से हमको सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे 1740 की कॉल लेने की सलाह रहेगी 44 रुपए के आसपास में। 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 80 रुपए का टारगेट आ सकता है। जो मैक्सिमम लॉस होगा 3500 रुपए का जो प्रॉफिट हो सकता है 19,800 को मिल सकता है। तो HDFC बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स में अगर देखेंगे तो HDFC बैंक ही इकलौता बैंक है जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, करीब 1% ऊपर है। इसमें आप ऑप्शन के जरिए रणनीति अपनाइए। 1740 की कॉल खरीदे, 44 रुपए पर है, लक्ष्य 80 का होगा। इसमें अधिकतम मुनाफा 19,800 का हो सकता है। तो ये है रणनीति रत्नेश जी की तरफ से। बाजार में वीकनेस बढ़ी है इस बीच, निफ्टी भी अब लाल निशान में आ चुका है। 24,000 के लेवल्स को किसी न किसी तरह से संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वीकनेस बढ़ी है यहाँ पर। लेकिन वीकनेस जो आ रही है वो है बैंक निफ्टी से, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ी खबर भी निकल कर आ रही हैं और उसको हम आपके सामने कुछ ही देर में लाएंगे। लेकिन इस पर देखिए सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाने वाला जो स्टॉक है बैंक निफ्टी में वो है कोटक महिंद्रा बैंक। सभी की तरफ से कुछ अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं अदानी हिंडनबर्ग मामले में, और वहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने स्वीकार किया कि अदानी मामले में उन्होंने सेबी का नोटिस मिला। नोटिस की डिटेल्स और हिंडनबर्ग के बयान पर और जानकारी हम लेने के आगे कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थोड़ा फ्लैटिश यहाँ पर कारोबार कर रहे थे, बट अब देखिए दिन के निश्चित स्तर पर ये तमाम स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। एक बार अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस देखिए जिससे रिलेटेड ये पूरा मामला था, कंपनी से जुड़ा। अदानी पोर्ट आपके सामने रखते हैं, ACC, अंबुजा, दिन के निचले स्तर पर ये सभी स्टॉक्स इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अदानी विल्मर को छोड़ दे जो कि करीब 1% ऊपर है अभी, बाकी सारे स्टॉक्स में इस वक्त दबाव है। अदानी टोटल गैस 3% ऊपर है, तो थोड़ा प्रेशर यहाँ पर मिला जुला रुझान है। फ्लैटिश कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे हैं कि थोड़ा दिन के निचले स्तर पर ये सभी स्टॉक्स आ चुके हैं और सबसे ज़्यादा दबाव जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आ रहा है, जो कि है निफ्टी का इस वक्त का बड़ा लूजर, 3% नीचे कारोबार कर रहा है। आगे हम थोड़ी देर में इससे जुड़ा अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन मानस, एक बार आपसे जानना चाहेंगे ये जो वीकनेस आ रही है बाजार में थोड़ी बढ़ी है, क्या नजरिया बन रहा है? स्पेशली बैंक निफ्टी पर सलाह दीजिए। नीचे की तरफ क्या और दबाव देख रहे हैं आप या फिर कहीं मौका देख रहे हैं एंट्री के लिए? देखिए ऑलरेडी हमने करीब 49,500 से नॉन स्टॉप रैली 53,000 तक देखी थी बैंक निफ्टी में। ये तो जो 2-4 दिनों में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा, वो केवल एक करेक्शन दिखता है। अभी भी ध्यान रखिए, अभी भी बैंक निफ्टी में 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी। अगर आपका मीडियम टर्म आउटलुक है तो वो बिल्कुल वहां पर बने रहिए। मेरे ख्याल से केवल एक छोटा सा करेक्शन है, शायद करेक्शन थोड़ा सा 300-400 पॉइंट का और देखने को मिल सकता है, बट लोअर लेवल पे सपोर्ट बहुत है। तो शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन खरीदारी करने के लिए अब थोड़ा इंतजार करना है। या तो गिरावट पे 51,750 के अराउंड अगर सपोर्ट ले तो बैंक निफ्टी में आप खरीदारी कर सकते हो, या तो 52,500 के ऊपर निकल जाए तब आप खरीदारी करिए। तो यह है सलाह बैंक निफ्टी पर। जिस खबर की हम बात कर रहे थे वो आपके सामने रखते हैं। खबर है अदानी ग्रुप के शेयरों से जुड़ी। हिंडनबर्ग सागा, अदानी सागा, पिछले काफ़ी समय से ये मामला सामने निकल कर आ रहा है और लास्ट ईयर से ये मामला उठा था जब हमने अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट भी देखी थी। अब कुछ नए अपडेट आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। हिंडनबर्ग रिसर्च ने स्वीकार किया है कि अदानी मामले पर उन्हें सेबी का नोटिस मिला। सेबी ने यहाँ पर शो कॉज नोटिस भेजा है हिंडनबर्ग को, और नोटिस के डिटेल्स और हिंडनबर्ग ने क्या प्रतिक्रिया दी इस रिपोर्ट के मिलने के बाद,
ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अनुराग जोशी के पास, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनसे पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसका विश्लेषण भी करेंगे। आगे अनुराग बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? हाँ, तो खबर ये है कि सेबी ने हिंडनबर्ग को एक शो कॉज नोटिस जारी किया है और इसकी जानकारी खुद हिंडनबर्ग रिसर्च, जो कि एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है, उसने दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके द्वारा उसने अदानी ग्रुप में उस तथाकथित जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, जिसकी नॉन डिस्क्लोजर है, और जो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन है, इन दोनों मुद्दों को लेकर अदानी ग्रुप के ऊपर अटैक किया था। अभी यह लेटेस्ट खबर है कि अभी सेबी ने हिंडनबर्ग को एक शो कॉज नोटिस जारी किया है। हिंडनबर्ग ने अपने तरफ से ये बताया है कि उसने करीब $4.1 मिलियन मुनाफा कमाया एक क्लाइंट के लिए, और $31,000 जो मुनाफा कमाया है वो खुद अपने लिए एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के थ्रू। अभी इस जो सेबी का शो कॉज नोटिस है जिसको हिंडनबर्ग ने खुद ये शेयर किया है, उसमें ये आया है कि कोटक महिंद्रा का नाम सामने उभर के आया है। हिंडनबर्ग ने कहा, ये शो कॉज नोटिस में ये कहा गया है कि इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड एक मॉरिशस की एक फंड है, उसके द्वारा ये अदानी के शेयर्स में शॉर्टिंग हुई थी, और इसमें जो नाम आ रहा है वो एक हिंडनबर्ग के क्लाइंट हैं, मार्क हिंडन, उनका क्लाइंट का नाम आ रहा है। हिंडनबर्ग ने अपनी तरफ से ये कहा है कि इसमें कोटक भी शामिल है। अभी इसके ऊपर कोटक का कोई कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हिंडनबर्ग ने ये सेबी को फिर अटैक किया है और बोला है कि सेबी ने अपनी कार्रवाई में लापरवाही की है एक रेगुलेटर के तौर पे। की तरफ से भी बयान आए हैं कि सेबी की तरफ से लापरवाही हुई है और सेबी ने भी यहाँ पर कुछ नए खुलासे भेजे हैं। दर्शकों के लिए हम आपको बता दें कि पूरा मामला पिछले साल का था, जिसमें कि हिंडनबर्ग जो एक संस्था है, उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का मामला लगाया था। उस पर अदानी ग्रुप ने भी रिप्लाई किया था। करीब 413 पन्नों का रिस्पॉन्स था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी और सीबीआई की जो जांच थी वो खारिज कर दी और सेबी को आदेश दिया कि वो इस मामले की पूरी जांच करे। अब इसके बाद आगे सेबी ने की तरफ से ये कुछ नए खुलासे निकल कर आ रहे हैं। सेबी ने हिंडनबर्ग को शो कॉज नोटिस भेजा और फिर हिंडनबर्ग का भी यहाँ पर कुछ जवाब निकल कर आया है, जो कि अनुराग आपको बता रहे थे। हमारे साथ अदानी हिंडनबर्ग मामले पर चर्चा के लिए इनगर्वन रिसर्च सर्विसेज से श्रीराम सुब्रमण्यन जी जुड़ चुके हैं। श्रीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर, और ये जो नए खुलासे हुए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का नाम अब सामने निकल कर आ रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। ये है कि कोटक का जो है वो रोल ये है कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना एक, दूसरा तो मे बी ये फंड्स को चैनलाइज करना उतना ही होगा। ऐसा कि नहीं कि कोटक बैंक ने हिंडनबर्ग के साथ उसका ही पैसा लगाया या कोटक ने लगाया कोई और कोटक का एंटिटी। कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स जो मेंशन किया है वो शो कॉज नोटिस में, वो सिर्फ एज ए सर्विस प्रोवाइडर एक्ट कर रहा होगा हिंडनबर्ग के लिए, विच एनी ब्रोकरेज फर्म या कोई कमर्शियल बैंक का सर्विसेज हो सकता है कुछ भी। तो कोटक का मैं कुछ भी उस पे ये नहीं समझता हूँ कि उन्हें कुछ गलत किया वो लोग। दूसरे मामले में आप जो बोलेंगे कि अडानी का अभी तक सेबी का इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, अभी भी फाइनल कंक्लूसिव ऑर्डर या रिपोर्ट आया नहीं है सेबी का। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये मामला तो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि सेबी का जुरिस्डिक्शन है अडानी को इन्वेस्ट करना, और अडानी एंटरप्राइजेस एंड अडानी ग्रुप पे सेबी का इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड।
और दूसरा बात है कि सेबी जो अभी अनरेगुलेटेड एंटिटी सुप्रीम कोर्ट के ने ही आदेश दिया है सेबी को कि ये शॉर्ट सेलर्स के ऊपर आप थोड़ा कार्रवाई कीजिए, जानकारी लीजिए एक्सेट्रा। तो इसीलिए सेबी ने ये शोकॉज नोटिस भेजा होगा। डिटेल्स तो शोकॉज नोटिस में काफी है, पर ये हिंडनबर्ग गलत कर रहे हैं कि ये लोग सेबी को ही दोषी मान रहे हैं, सेबी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। तो ये गलत हो सकता है हिंडनबर्ग के लिए। तो इधर ही ये रह रहा है। बिल्कुल सुब्रमण्य सर, यही समझना चाहेंगे क्या मैसेज दे रहा है जो इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं उनको, क्योंकि जो लड़ाई है वो थोड़ी लंबी खींचते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर सेबी और हिंडनबर्ग इन्वॉल्व हो चुका है। हिंडनबर्ग की तरफ से प्रतिक्रिया भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके के रिस्पांस सेबी के नोटिस पर निकल कर आए हैं। आगे की कार्रवाई अब इसके बाद क्या हो सकती है? सेबी ने शोकॉज नोटिस ही भेज दिया, वहां से भी जवाब आ चुका है। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई, आगे की प्रोसीजर यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि हिंडनबर्ग से जवाब आ चुका है। ये जवाब तो डायरेक्ट सेबी को ही जाना चाहिए, स्पेसिफिक पॉइंट्स शोकॉज नोटिस के ऊपर। हिंडनबर्ग ने शोकॉज नोटिस को पब्लिक डोमेन में डाल दिया, पूरा 46 पेजेस को। तो उनको तो ऑब्वियसली उस पे रिस्पॉन्स देना चाहिए, वरना सेबी तो उनको बैन कर सकते हैं वो सब इंडियन मार्केट से, एंड विच वुड बी अनफॉर्चुनेट। एंड वी शुड नॉट थिंक दैट कि हर एफआईआई ऐसा ही है। हिंडनबर्ग का एक मकसद था, जो शॉर्ट सेलिंग का मकसद है, वो उसने पूरा किया। और भी स्टॉक्स में वो लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, और इंडियन कैपिटल मार्केट्स ओपन है। और बट सेबी एज ए रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटर ऑब्वियसली हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट ऑल एंटिटीज विच आर ट्रेडिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट्स। तो उस हिसाब से हिंडनबर्ग को सही सही जवाब देना चाहिए सेबी का शोकॉज नोटिस के लिए। एक लॉयर फर्म को हायर करके वो लोग रेस्पॉन्स देंगे ही देंगे, मुझे ये भी है। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अभी हिंडनबर्ग ने पब्लिक डोमेन में वहाँ पे एक ब्लॉग के जरिए जवाब दिया है, सेबी को अभी डायरेक्टली कुछ जवाब नहीं गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला कि यहाँ से हिंडनबर्ग सेबी को क्या रिप्लाई करता है वो देखना होगा। तो क्या इस पूरे मामले को सुब्रमण्यन सर अदानी ग्रुप के लिए एज अ होल क्या पॉजिटिव माने, क्योंकि सेबी की तरफ से शोकॉज नोटिस जाना हिंडनबर्ग को, ये कहीं ना कहीं ग्रुप के लिए भी कॉन्फिडेंस की बात है कि रेगुलेटर भारतीय कंपनियों के इंटरेस्ट को और यहाँ के इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि अडानी ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा है या कुछ ऐसा। सेबी का इन्वेस्टिगेशन अडानी के ग्रुप पे तो जारी ही है, उसका कंक्लूसिवली रिपोर्ट आया नहीं है। तो ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये लीगल एंटिटी को, इस एंटिटी को, हिंडनबर्ग को शोकॉज नोटिस गया है तो अडानी छूट गया, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये दोनों इन्वेस्टिगेशंस अगल बगल में चालू हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये शोकॉज नोटिस गया तो ये अडानी का इन्वेस्टिगेशन बंद हो गया। अभी सेबी का, जब तक सेबी का रिपोर्ट अडानी ग्रुप के ऊपर नहीं आता है तब तक बोल नहीं सकते कि क्या होगा। ठीक है सुब्रमण्यन सर, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, इस पूरे मामले का विश्लेषण करने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें पर क्लैरिटी आई आपसे बात करके। तो इसे एक तरीके से क्लीन चिट नहीं मानना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है सेबी की तरफ से। ये एक शोकॉज नोटिस गया है, इस पर हिंडनबर्ग का जवाब आना बाकी है, क्योंकि ये पूरा मामला अभी सेबी की जांच के घेरे में है। तो वहाँ से अभी प्रोसीजर अभी भी चालू रहेगा, अदानी ग्रुप के लिए भी और हिंडनबर्ग के लिए भी। तो देखना होगा आगे आने वाले समय में कुछ और भी खुलासे और अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं मानस का शेयरों पर। मानस जी, खबर आई, हमने कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में गिरावट देखी, अदानी ग्रुप के शेयर्स भी थोड़ा प्रेशर में है। खबर के चलते ये जो रिएक्शन आ रहा है, क्या कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए? तो देखिए, अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वहां पर अभी तक कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रीच नहीं हो गया। अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइज की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए, ऐसा कोई सपोर्ट रीच नहीं हुआ है। आई थिंक दोनों स्टॉक का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं।
जहां तक बात कोटक महिंद्रा बैंक की है, ये सही है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने आज एक दिन में ही 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है और अब एक होप है 1735 के आसपास, जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर 1735 के नीचे गया तो आपको 1700 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर कॉशियस रहिए और इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। ऑलराइट, तो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भी अभी रिप्लाई आना बाकी है। हालांकि सुब्रमण्यन सर जो हमारे साथ जुड़े थे उनका कहना था कि डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सेंटिमेंट के लिहाज से हम सेलिंग देख रहे हैं, बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर अपना सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। मानस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए।